तो इस वक्त की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की बड़ी जीत। सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। उनको 452 पहली वरीयता के वोट मिले हैं। कुल 752 वैलिड वोट पाए गए, जिसमें से 300 पहली वरीयता के जो वोट हैं वो बीएस रेड्डी को गए, जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, और साथ ही साथ 452 पहली वरीयता के जो वोट पड़े हैं वो सीपी राधाकृष्णन को पड़े हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने इस चुनाव में हराया है और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की बड़ी जीत। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। आज मत डाले गए थे संसद भवन में और उसके बाद अभी कुछ ही देर पहले मतगणना शुरू हुई थी और अब मतगणना के परिणाम सामने आ गए हैं और इन परिणामों के अनुसार भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। इन्हें 452 पहली वरीयता के वोट मिले हैं, जबकि इनके जो प्रतिद्वंदी बीएस रेड्डी हैं उनको 300 पहली वरीयता के वोट मिले हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है और जो जानकारी अभी दी गई उसके अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में कुल 781 वोट थे, जिसमें से 767 लोगों ने वोट दिया और 752 वोट वैलिड पाए गए, 15 वोट इनवैलिड। और उसके बाद सीपी राधाकृष्णन को भारत के अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर विजयी घोषित कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको 452 पहली वरीयता के वोट मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं बीएस रेड्डी, उन्हें 300 पहली वरीयता के वोट मिले हैं। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन को विजयी घोषित कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। बड़ी जीत, अपने प्रतिद्वंदी बीएस रेड्डी को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। उन्हें 452 पहली वरीयता के वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बीएस रेड्डी को 300 पहली वरीयता के वोट मिले। इसके बाद एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को विजयी घोषित कर दिया गया। तो भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बड़ी जीत। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं और उन्हें 452 पहली वरीयता के वोट मिले हैं। उनके प्रतिद्वंदी बीएस रेड्डी जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उन्हें 300 पहली वरीयता के वोट मिले हैं। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन को विजयी घोषित कर दिया गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बीएस रेड्डी को हराया और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अब भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। अभी कुछ ही देर पहले ये जानकारी दी गई है और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। ये बताया गया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को मिलाकर 781 इलेक्टर्स हैं, जिनमें 767 इलेक्टर्स ने वोट किए और 752 वोट वैलिड, 15 इनवैलिड। और उसके बाद सीपी राधाकृष्णन को विजयी घोषित कर दिया गया। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि कुमार, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? जो आंकड़े शुरू से ही दिखाई दे रहे थे कि सीपी राधाकृष्णन
और इस वक्त ये भी हमें खबर मिल रही है कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की जो संख्या है उससे 18 वोट ज्यादा मिले हैं। वोट उनको प्राप्त तो हुए हैं, सीपी जबकि दूसरे राधाकृष्णन उम्मीदवार को 300 देश के वोट अगले मिले हैं। इस उपराष्ट्रपति वजह से होंगे। 152 मतों के अंतर से राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो गए। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, बताइए किस तरह से आप विश्लेषण करेंगे ये जो अभी नतीजे आए हैं राष्ट्रपति होंगे इसका? ऋषि, मेरी आवाज आ रही है आप तक? देखिए, जहाँ तक इन नतीजों का विश्लेषण करें तो जिस तरीके से सुबह से ही लग रहा था, बल्कि जब से ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ था तभी से ये लग रहा था कि जो पूरा का पूरा, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बताइए बताइए। तो जिस तरीके से विश्लेषण अगर हम इसका करें तो 18 मतों का अधिक मिलना ये बताता है कि एक तो उनकी पॉपुलैरिटी, दूसरे एनडीए कैंडिडेट की जो रणनीति थी उनके तौर पर एनडीए ने, बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई थी वो कारगर साबित हुई। और जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे विपक्ष के उम्मीदवार, उनको कहीं से भी उतना समर्थन नहीं मिला जितनी कि उन्हें संभावना उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें 300 वोट प्राप्त हुए हैं, लेकिन 452 वोट पाकर जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन अब देश के उपराष्ट्रपति बने हैं और राज्यसभा के सभापति बने हैं, तो एक बड़ा जो मार्जिन है उनके पास है और जो स्वीकार्यता है निश्चित तौर से राज्यसभा में उनकी बढ़ेगी। और जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर उनको दक्षिण से उतारा और उस रणनीति को यहाँ पर सफल होते हुए आज हमने देखा है। और जिस तरीके से सुबह से ही जो सभी सांसदों को, एनडीए के सांसदों को अलग अलग राज्यों से एक एक साथ हमने देखा था, सभी राज्यों के सांसदों को लाया गया, तो ऐसे में जो उनकी रणनीति रही पूरी कारगर रही और जो 18 मत उन्हें अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, ये उनकी रणनीति की जो सफलता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है और मुझे लगता है कि इनकी स्वीकार्यता को भी बढ़ा देती है। हालांकि इस चुनाव को सरकार ने कोशिश की थी कि एनडीए की तरफ से कि इस पर कोई भी चुनाव ना हो, सर्वसम्मति बन जाए, लेकिन विपक्ष नहीं माना और अंततः उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारा। और न सिर्फ उम्मीदवार को उतारा बल्कि एक एग्रेसिव कैंपेन भी यहाँ पर देखने को मिली, तो उसका कोई फ़ायदा खास उनको नहीं मिला। लेकिन हाँ, अंततोगत्वा लोकतंत्र में चुनाव होना एक लाजमी बात है और इन चुनावों का सुखद परिणाम एक बड़े अंतर के साथ सीपी राधाकृष्णन के रूप में है। तो अब हम कह सकते हैं कि अब जो राजनीतिक घटनाक्रम है संसद के गलियारों से कम शांत होगा और राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने में उनकी भूमिकाएं, क्योंकि एक वो राजनीतिज्ञ के तौर पर हैं और दक्षिण से वो 2 बार जीत कर पहुँचे हैं लोकसभा, तो उनकी जो राजनीतिक यात्रा है उसका जो तमाम अनुभव है वो उन्हें सदन को जरूर मिलेगा। चंद्रशेखर। ऋषि, क्या अभी कोई अंदाजा हो पाया है कि ये जो एनडीए की संख्या से 18 वोट ज्यादा मिले हैं, ये एनडीए ने कहां किधर सेंध लगाई, कोई अंदाजा हो पाया अभी? देखिए, जो एनडीए के उम्मीदवार जो थे उनको एनडीए का समर्थन तो था ही, लेकिन कुछ दलों ने जिस तरीके से एब्सेंट किया उसका उनको फ़ायदा मिला और कुछ दलों ने बाद में घोषणा भी कर दी थी। जिस तरीके से हमने देखा कि तेलंगाना में चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही राजनीतिक दलों ने उन्हें समर्थन दे दिया, जो कि एनडीए के एक पक्ष हिस्सा था, एक पक्ष हिस्सा नहीं था। मुझे लगता है कि उसी से उनका मार्जिन बढ़ा है और देखना होगा कि क्या कोई क्रॉस वोटिंग हुई है या जो कहाँ से मिला है उनको अतिरिक्त वोट 18 वोट, ये अभी जानकारी का विषय है और इसका विश्लेषण आएगा निकल कर। जी ठीक है ऋषि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 767 वोट कास्ट हुए थे, 15 वोट जो इनवैलिड हो गए, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इनवैलिड वोटों को लेकर एक तो जो पोस्टल वोट था उसको इनवैलिड किया गया, क्योंकि पोस्टल वोट का इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा ये कि इनवैलिड वोट होने में, जैसे कि हम जानते हैं कि विशेष प्रक्रियाओं के तहत, एक विशेष पैन के तहत विशेष तरीके से मार्क करना होता है
और किस तरीके से मार्क करना है, उसमें अगर जो वोटिंग प्रोसीजर है अगर उसको फॉलो नहीं किया गया है तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई होती है। और इसी वजह से पीसी मोदी ने बताया, जो कि निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव भी हैं, उन्होंने बताया कि 15 वोट इनवैलिड किए गए हैं। जी ऋषि, सीपी राधाकृष्णन का भारत का अगला उपराष्ट्रपति बनना और एनडीए का उम्मीदवार होना, एनडीए के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, इसको किस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद पर इस्तीफ़ा आया उनके स्वास्थ्य के कारण पिछले उपराष्ट्रपति ने दिया, उसके बाद निश्चित तौर से चुनौतियां बढ़ गई थी एनडीए के लिए, क्योंकि आपके वर्तमान उपराष्ट्रपति का इस्तीफ़ा आना और ख़ास तौर से जब सदन चल रहा था तो निश्चित तौर से चुनौतियां बढ़ी थी, क्योंकि सभापति की भूमिका भी उपराष्ट्रपति निभाते हैं। तो ऐसे में जो संकट था वो चुनाव के माध्यम से ही उसे दूर किया जा सकता था। और ऐसे में जो तमाम उम्मीदवारों की एक तो चयन करने की जो प्रक्रिया थी उसको उन्होंने खंगाला, और अंततोगत्वा जब उन्होंने दक्षिण से एक उम्मीदवार को लेकर आए, विचारधारा के आधार पर भी उन्हें समर्थन मिला, तो एक बड़ी जीत है इस तरीके की, जिसमें जो एनडीए का जो गठबंधन है उसके उम्मीदवार को अपनी विचारधारा और उनके अनुभव और उनकी राजनीतिक यात्रा, इन सभी चीज़ें का और उनकी अधिकांश तरीके की जो स्वीकार्यता है उससे भी एक बड़ा उनको राहत की काम है, और साथ ही साथ राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाना एक बड़ी सफलता माना जाता है। ऐसे में जबकि सदन चल रहा हो और सीट खाली हो जाए तो ये बड़ी राहत है और बड़ी उपलब्धि भी है। चंद्रशेखर। ऋषि, सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी ने जिस तरह की कैंपेन की थी, कई सारे मुद्दे उसमें आए थे, किस तरह से ये पूरा चुनाव चला, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, चुनाव को कहें तो निश्चित तौर से दोनों ही पक्षों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और ख़ास तौर से विपक्ष के तौर पर जो रेड्डी जी ने एक न्यायविद होकर भी इस तरीके की जो कैंपेन किया, चाहे वो उनका वीडियो मैसेज रहा हो, चाहे वो उनके आर्टिकल रहे हो, और एक एग्रेसिव कैंपेन के माध्यम से उन्होंने चुनाव को बहुत ज़्यादा उत्सुकतापूर्ण बना दिया था। हालांकि उन पर आरोप भी लगे, और ख़ास तौर से बिहार में जब वो लालू प्रसाद यादव से मिल गए तो उसके बाद बीजेपी ने भी मौका नहीं छोड़ा और उन पर सीधा आरोप लगा दिया कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड है, आप उनके साथ खड़े होकर किस तरीके की सियासत और किस तरीके के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत जिसे कहते हैं रुचिकर रहा, कि आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। मुझे लगता है गरिमापूर्ण आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, और जो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव में गहमा गहमी कम देखने को मिलती है, लेकिन इन चुनावों को हम याद रखेंगे कि ये चुनाव बेहद गहमा गहमी पूर्ण रहे और इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई राजनीतिक दलों ने। जी ठीक है। चंद्रशेखर। हमारे संवाददाता राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अब नतीजे सामने आ गए हैं। ऋषि से अभी हम बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप विश्लेषण करेंगे जो नतीजे सामने आए हैं उसका। देखिए, जो सीपी राधाकृष्णन का एक अपना व्यक्तित्व रहा है, महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में बात करें, सांसद के रूप में बात करें, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया, और दक्षिण भारत के एक बड़े शिक्षाविद के रूप में भी उनका नाम जो है वो बहुत शिद्दत के साथ लिया जाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से कैंपेन चलाया गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं सुदर्शन रेड्डी फंसते हुए नजर आए। खास करके जब पटना वो पहुंचे तो पटना जाकर जब लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई तो यह सीधा आरोप जो है मीडिया पर लगा कि मीडिया ने उन पर लगाया कि वो सजायाफ्ता लालू प्रसाद से मिलने के लिए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं धार उनकी जो थी वो कुंद होती चली गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2 दिनों तक अपना कार्यशाला का आयोजन किया, एक एक सांसदों को प्रशिक्षित किया गया कि जो रद्द मतों की संख्या है वो बहुत कम हो, लिहाजा बहुत कम संख्या में मत जो है वो रद्द हुए, और इसकी आशंका दोनों तरफ से रही होगी। इसलिए मुझे लगता है कि यह जो सफल मतों की जो संख्या है वो बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी हैं, हम उनसे पूछते हैं। शैलेंद्र, ये जो 452 मत मिल गए, और तो क्या लगता है कि क्रॉस वोटिंग हुई? ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र
के जो सांसद हैं वो आउट ऑफ वे जाकर के वोटिंग किए, ऐसा कयास लगाया। देखिए राजेश, बहुत दिलचस्प है कि अंतरात्मा की आवाज़ पर अपील की थी सुदर्शन रेड्डी ने, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार ने, और वो अंतरात्मा की अपील काम करती नजर आई। एनडीए उम्मीदवार जो अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में, कम से कम 15 ऐसे सांसद जो इंडी गठबंधन के किसी न किसी दल से आते हैं, उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोटिंग की है। चूँकि आप एनडीए की अगर संख्या मिलाएं, उसमें वाईएसआर सीपी को भी जोड़ लें तो 439 के आसपास ये संख्या बैठती है। 452 मत मिलने का मतलब यह है कि ये संख्या ऊपर जाएगी। इसमें तमाम सांसदों ने जो इंडी गठबंधन के हिस्सा थे, उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट दिया है। दूसरी बात ये, ऐसा लगता है कि जो भी वोट इनवैलिड हुआ है वो ज़्यादातर विपक्षी गठबंधन के वोट थे, यानी जो ट्रेनिंग दी गई, जो कार्यशाला दी गई, वो बहुत दिखता। तो अब ये स्पष्ट है, अब ये कहाँ से आए। महाराष्ट्र के हम जानते हैं राज्यपाल के तौर पर काम करते रहे हैं, क्या महाराष्ट्र के कुछ सांसदों ने किया, या फिर आकलन बिल्कुल सही है कि जो रद्द मतों की संख्या है वो लगता है ऐसा कयास की विपक्ष का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुत चाक चौबंद तरीके से अपने सांसदों को प्रशिक्षित। देखिए, मॉक ड्रिल तो विपक्ष इंडिया गठबंधन की तरफ से भी हुई थी, लेकिन अगर आप 452 मत देखें तो 439 से आगे जाना, कल तक ये कहा जा रहा था कि आसानी से जीत होगी, बहुमत का आंकड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा अंतर 300 प्रथम प्राथमिकता के जो मत हैं वो मिले हैं, आप देखें सुदर्शन रेड्डी जी को, जबकि 452 मत मिले हैं राधाकृष्णन जी को। इतना बड़ा अंतर स्पष्ट है कि कई सांसदों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट किया। हालांकि हम जानते हैं इसमें विप नहीं होता, इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ की अपील दोनों तरफ से की गई थी, लेकिन वो पक्ष में काम करते नजर आई, राधाकृष्णन के पक्ष में। और हम जानते हैं जो अगले उपराष्ट्रपति होंगे, इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। तो एनडीए की सफल रणनीति और तमाम सांसदों का एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में खड़ा होना, ये बड़ी जीत इसलिए हासिल होती है। ठीक है राजेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। दरअसल हम दर्शकों को दिखा दें सीपी राधाकृष्णन के बारे में एक रिपोर्ट। देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं सीपी राधाकृष्णन। आज उपराष्ट्रपति के लिए हुए मतदान में राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। आइए एक नजर डालते हैं सीपी राधाकृष्णन के सफर पर। सेवा, समर्पण और सादगी ही सीपी राधाकृष्णन के व्यक्तित्व की पहचान रही है। यही वजह रही कि उन्होंने जनसेवा को ही अपने जीवन का ध्येय माना और दीर्घकालिक अनुभव, विनम्रता तथा प्रखर बौद्धिकता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। राधाकृष्णन को भारतीय राजनीति और जनजीवन में एक सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। अपने 40 वर्षों के राजनैतिक अनुभव में वो 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पूर्व वे लगभग 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल रहे और इसी अवधि में उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व भी संभाला। वर्ष 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई की। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। वर्ष 1996 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई का सचिव बनाया गया। इसके बाद 1998 में कोयम्बटूर से वो पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और सन 1999 में दोबारा निर्वाचित हुए। संसद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। वे संसदीय स्थायी समिति, वस्त्र मंत्रालय के अध्यक्ष रहे और सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति तथा वित्त पर परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष संसदीय समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 2004 में वे भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2004 से 2007 तक सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों तक चलने वाली 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, सामान्य नागरिक संहिता, छुआछूत मिटाने और नशीली दवाओं की समस्या से निपटने जैसे मुद्दों को सामने लाना था। 2016 में सीपी राधाकृष्णन को कोयर बोर्ड कोच्चि का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारत का नारियल जूट निर्यात 2,532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा।
2020 से 2022 तक वे भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर केरल प्रभारी रहे। 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और केवल 4 महीनों में उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर आम नागरिकों व अधिकारियों से संवाद स्थापित किया। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद से वह राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्योग जगत से लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और विशेष रूप से आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन खेलों में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान समेत यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं। सीपी राधाकृष्णन आज भी अपने सरल व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए राजनीति व समाज में सम्मानित स्थान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीपी राधाकृष्णन को भारत का अगला उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारत का अगला उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी बी सुदर्शन रेड्डी को हराया, जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज और शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम राजेश के पास चलेंगे। राजेश, वो सांसद रहे हुए हैं, राज्यपाल वो रहे, और अब जब वो भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे, राज्यसभा के सभापति वो रहेंगे, तो उनका ये अनुभव देश के कितने काम आएगा? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि वेंकैया नायडू ने जिस तरीके से राज्यसभा के सभापति का जो संचालन किया था, उसके बाद जगदीप धनखड़ आए और राज्यसभा में जो है वो अमूमन ये देखने को मिला है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में तो बड़ा मैंडेट रहा, लेकिन राज्यसभा में जो वाजिब बहुमत चाहिए था वो बहुमत नहीं था, जिसकी वजह से लोकसभा में बिल पास हो जाते थे लेकिन राज्यसभा में विपक्ष जोरदार हंगामा करता था, जिसकी वजह से लगातार सदन की कार्रवाई जो है वो बाधित होती रही थी। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि पीसी राधाकृष्णन के राज्यसभा के चेयरमैन के पद पर आसीन होने के बाद कहीं ना कहीं जो एक फिजा है वो बदलेगी और राज्यसभा में डिसिप्लिन पूरी तौर पर दिखाई पड़ेगा। राज्यसभा उच्च सदन है जहां पर राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, पत्रकार आते हैं, वकील आते हैं, शिक्षाविद आते हैं और कहीं ना कहीं संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व जो है राज्यों के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में एक दरकार थी एक ऐसे सभापति की राज्यसभा को जो अनुशासन के साथ साथ सदन की कार्रवाई को ठीक ठाक ढंग से चलाने की कोशिश करें। तो एक सांसद के तौर पर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, कई राज्यों के राज्यपाल के तौर पर जो पीसी राधाकृष्णन का अपना जो कार्यकाल रहा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा का फंक्शन स्मूथली हो सकेगा और राज्यसभा की कार्रवाई एक बेहतर ढंग से देखने को मिलेगी। उपसभापति के पद पर हरिवंश आसीन है। हरिवंश भी पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार रहे हैं, प्रभात खबर के प्रधान संपादक रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर दो शिक्षाविदों की जोड़ी जो है वो मिलकर राज्यसभा की कार्रवाई को चलाने की बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जो राज्यसभा में डिसरप्शन देखने को मिलता रहा है, जो गतिरोध देखने को मिलता रहा है, 0 आवर और क्वेश्चन आवर की कार्रवाई जो है हमेशा वॉश आउट हो जाती रही है, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की कोशिश जो है पीसी राधाकृष्णन करेंगे। ऐसा पहली बार चुनकर आए हुए जो सांसद हैं वो जरूर उनसे अपेक्षा रखेंगे। वैसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए हैं, जिनके मन में प्रश्न पूछने का भाव है, जनता के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, लेकिन सदन की कार्रवाई चलती नहीं है, लिहाजा उनके मन में एक रोष का भाव, निराशा का भाव जगता है। मुझे लगता है कि पीसी राधाकृष्णन जब सभापति के पद पर आसीन होंगे और अगले शीतकालीन सत्र में राज्यसभा को एक नया चेयरमैन जब मिलेगा तो निश्चित तौर पर एक वातावरण में जो है वो कहीं ना कहीं नरमी दिखाई पड़ेगी और अनुशासन के साथ सख्ती भी नजर आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। राजेश, शुरुआत में कोशिश की गई थी कि सर्वसम्मति से भारत का अगला उपराष्ट्रपति चुना जाए, लेकिन विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि ये विचारधारा की लड़ाई है। अब जब नतीजे आ गए हैं,
तो एनडीए की जो संख्या है सदन में, संसद में, उससे 18 वोट ज्यादा मिले हैं राधाकृष्णन को। ये क्या कुछ बताता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पीसी राधाकृष्णन का कैंपेन रहा, खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जिस तरीके से कार्यशाला का आयोजन किया, एक एक सांसदों को प्रशिक्षित करने की कोशिश की गई, मत जो है रद्द ना हो इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की गई, यह कहीं ना कहीं फलीभूत होता हुआ दिखाई पड़ा। और जहां तक मतों के संख्या का सवाल है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मतों की संख्या जो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं यह आशंका जरूर जताई जा रही है, ये कयास लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में वो राज्यपाल रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें व्हिप जारी होता नहीं है, लिहाजा क्रॉस वोटिंग के जरिए वैसे लोग जो इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर या कई बार क्षेत्रीय दलों के जो कंपल्सन्स होते हैं वह भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब हेमंत सोरेन विपक्ष में हैं, लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी घोषित की गई, तो अपने राज्य के भौगोलिक और जो उनकी सामाजिक बनावट है उसको देखते हुए हेमंत सोरेन ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो देश की अब राष्ट्रपति हैं उनका समर्थन किया था। बिहार से रामनाथ कोविंद जब राज्यपाल थे, प्रधान राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि दक्षिण भारत की कुछ दलों में एनडीए सेंध लगाने में कामयाब हुआ है। दक्षिण भारत में भी और महाराष्ट्र में, चूंकि वो वहाँ से राज्यपाल रहे हैं, ऐसा कुछ सांसद जो हैं वो दबी जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसका एक आधार जो है, पुख्ता आधार तभी पता चलेगा जब कोई आकर इस बात की पुष्टि करेगा। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग अगर हुई नहीं तो 452 का आंकड़ा। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, एनडीए के उम्मीदवार हैं और उन्होंने जो इंडी गठबंधन या विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी हैं उनको हरा दिया है और सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार अब भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।